अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और मैं इटली के एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम अहमद है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो से बैचलर्स डिग्री कर रही हूँ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में। आज हम बात करेंगे स्टडी इन इटली के फुल प्रोसेस पे कि हम इटली कैसे अप्लाई करेंगे, हम कब अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे कैसा है, एकोमोडेशन के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने स्कॉलरशिप कैसे अचीव करना है। एग्जैक्टली तो बेसिकली यहाँ पे लाइव आने का मकसद ये है, बल्कि सबसे पहले तो वी आर वेरी थैंकफुल टू सर वकार बेग हु हैव अलाउड अस टू कम हियर। बट यहाँ पर आने का मकसद ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि एडमिशन किस तरह होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स है, वीज़ा प्रोसेस क्या है, स्कॉलरशिप्स क्या हैं, फीसेस क्या हैं। सो बेसिकली टुडे वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, बी रेडी विद योर क्वेश्चंस। अगर हमारे ड्यूरिंग होल प्रोसेस आपको लगे कि कुछ चीज़ रह गई है, आपको क्वेश्चन करने की जरूरत है, जस्ट राइट इट डाउन। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के आपने सबमिट करना है। हमने एक सीक्वेंस पे जाना है कि अगर आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक यूनिवर्सिटी टारगेट करना है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका फील्ड है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट हो। आपने सबसे पहले वो फील्ड तलाश करना है कि वो फील्ड कौन सी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। उसके बाद आपने डेडलाइन मालूम करना है। उसके पास हमने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताना है कि डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से रिक्वायर्ड है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के लिए तो ऑफ कोर्स इफ यू आर थिंकिंग दैट यू शुड अप्लाई फॉर अब्रॉड, सबसे पहले आपको ये चीज़ देख लेनी है कि आपका पासपोर्ट कितना वैलिड है। मेक श्योर दैट अगर आप अप्लाई बाहर आने का सोच रहे हैं तो आपके पास अच्छी खासी वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपकी इट डिपेंड्स कि आप कौन सी डिग्री के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, मेक श्योर दैट यू शुड हैव योर मार्कशीट ऑफ योर इंटर प्लस योर एफएससी, योर इंटर, एवरीथिंग। इसके साथ साथ आपके पास सीवी होना जरूरी है। सीवी आपके पास यूरोपास फॉर्मेट में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फॉर्मेट यहाँ पे आसानी से चल जाता है। उस फॉर्मेट की यहाँ पर प्रोफेसर्स को, यहाँ पे के एडमिशन कमेटी को आसानी से समझ आ जाती है। यस, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि आप उसके अंदर जब ये आपका मोटिवेशनल लेटर, स्पेशली जब जो उन्होंने बताया, जब आप मोटिवेशनल लेटर लिखते हैं तो यहाँ की जो एडमिशन कमेटी है, दे विल डेफिनेटली रीड योर लेटर एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे विल सेंड यू द लेटर, बिकॉज इट रियली इम्पैक्ट्स योर एडमिशन। मोटिवेशनल लेटर बहुत जरूरी है। एडमिशन कमेटी चेक करता है कि इस बंदे का मोटिवेशन क्या है, इस फील्ड में ये क्यों आना चाहते हैं। तो ये आपने एक सिंपल पेज लिखना है। अक्सर बंदे एक दूसरे से पूछते हैं कि आपका मोटिवेशनल लेटर मुझे सेंड करो। तो ये मोटिवेशनल लेटर आपका अपना होना चाहिए कि आपका उस फील्ड में क्या इंटरेस्ट है, आप उस फील्ड में क्यों जाना चाहते हो और ये फील्ड आपके लिए जरूरी क्यों है और आपका बैकग्राउंड रिसर्च क्या है और आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। इस तरह आपकी वो सारी चीज़ें आपकी जो आपकी जो एडमिशन कमेटी है वो इन सबको देख लेगी, एंड दैट्स हाउ यू प्रोसीड। अच्छा, इन्होंने बात करी कि आपको यूनिवर्सिटी अपने इंटरेस्ट की देखनी है, बिकॉज आई पर्सनली गेट फ्रॉम गर्ल्स दैट आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ाया जाता है या यहाँ पे आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है। उसका रीज़न सिर्फ, उसका आंसर सिर्फ ये है दैट व्हेन यू कैन इजीली गो ऑन गूगल, टाइप आउट, राइट डाउन अ लिस्ट, एटलीस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी कि आपका इंटरेस्ट ऑफ कोर्स जो है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में है, आइदर 10 यूनिवर्सिटीज़ और 15 यूनिवर्सिटीज़, एंड दैट्स हाउ यू गो अबाउट इट। डॉक्यूमेंटेशन में एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि रिकमेंडेशन लेटर है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि ये हमें कहाँ से मिलेगा। तो ये रिकमेंडेशन लेटर जो आपकी लास्ट ईयर डिग्री है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, किसी भी प्रोफेसर से आप अपने लिए रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हो कि वो आपको रिकमेंड करे कि उसने मेरे साथ ये वाला कोर्स पढ़ा है, ये इस कोर्स में इतने ग्रेड उसका है, या कुछ भी उसमें लिख दो। लेकिन वो आपको टीचर दे सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी, उसी यूनिवर्सिटी का जिससे आपने लास्ट ईयर डिग्री की हो, या उसी कॉलेज का जहाँ से आपने पढ़ा हो। अच्छा जी, अब बात आ जाती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पर। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको आपकी यूनिवर्सिटी भी देती है और आपका कॉलेज भी देता है। अगर आपने अप्लाई जब आप करने लगे तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के पास इजीली जा सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट योर यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान,
कि मैंने जाना है एंड आई नीड माई इंग्लिश प्रोफेशनल्स लेटर एंड विल गेट इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज है जो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे एडमिशन नहीं देते, वो आईएलटीएस मांगते हैं। ज्यादातर लोग आईएलटीएस से डरते हैं कि हम आईएलटीएस कब दे, क्यों दे, कैसे दे, आईएलटीएस के बगैर एडमिशन पॉसिबल है या नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप स्टडी अब्रॉड का, बहुत सारे दोस्त भी अभी मुझे देख रहे हैं, अगर आपने स्टडी अब्रॉड का सोचना है, सबसे पहले स्टेप आईएलटीएस है। अगर आपने आईएलटीएस कर दिया, इट्स मींस आप बाहर जाने के लिए तैयार हो। ये फर्स्ट स्टेप है, अगर ये आपने कवर किया तो दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, इसके साथ साथ वी रिसीव मैसेजेस कि आईएलटीएस के बगैर हमारा एडमिशन हो जाएगा या हमें वीज़ा मिल जाएगा। सो लेट्स क्लियर वन थिंग कि आईएलटीएस बहुत सारी यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आईएलटीएस बेसिकली आपकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स है। आपको आईएलटीएस के बगैर भी एडमिशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मी, आई गॉट एडमिशन विदाउट आईएलटीएस। आई हैवंट डन आईएलटीएस व्हेन आई वाज गेटिंग एडमिशन। लेकिन जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं वहाँ आपको आईएलटीएस की ज़रूरत होती है, और स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद तो वहाँ पर तो आई थिंक ये मैंडेटरी है। कराची में तो फिर भी लकी सी। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर कैसा है, मींस कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। मुझे एक लड़के ने मैसेज किया कि भाई मैं अभी मैट्रिक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी 80% ले रहा हूँ, लेकिन आप मेरे लिए एडमिशन कर दे क्योंकि मैं ज्यादा परसेंटेज ले लेता हूँ। ऐसी बात नहीं होती। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम में आपको थोड़ा बहुत 2 लफ्जों में बता देता हूँ कि आपका इंटर आपने कंप्लीट किया या आपने बैचलर्स कंप्लीट किया तभी आपका एडमिशन हो सकता है। मैट्रिक लेवल पे यहाँ पर इटली में आपका एडमिशन नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता। कहीं भी आप अपने मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए नहीं आ सकते कहीं भी, अगर आपने इंटर ना किया हुआ हो, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, और फिर बाद में आप फील्ड चेंज करना चाहें, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, बट आपने मैक्सिमम इंटर जरूर किया हुआ होना चाहिए। ये 16 इयर्स का एजुकेशन आपके पास जरूर होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बीए कंप्लीट होता है, मींस उनका 14 इयर्स एजुकेशन होता है, और वो कहता है भाई हमें मास्टर्स में मैंने अप्लाई किया था लेकिन मेरा रिजेक्शन हो गया। इटालियन यूनिवर्सिटी का एक लिमिट होता है, अगर आपने 14 इयर्स एजुकेशन शो किया इट्स मींस आप बैचलर्स के लिए एलिजिबल हो, आप मास्टर्स के लिए नहीं है एलिजिबल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए आप बीए कर भी यहाँ नहीं आ सकते। यू शुड हैव योर बीबीए काइंड ऑफ अ डिग्री। एग्जैक्टली। इस तरह गैप का बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि भाई मेरा 5 इयर्स गैप है या मेरा 3 इयर्स गैप है, मैंने बैचलर्स इंजीनियरिंग में कंप्लीट करके फिर मैं किसी डिपार्टमेंट में एंटर हुआ, मैंने 2 साल जॉब किया, अभी मैं वापस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ या मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल है एडमिशन या नहीं? तो यस, इट्स पॉसिबल। आपने क्या करना है, जिस डिपार्टमेंट में आपने काम किया हो, जिस डिपार्टमेंट में आपने एम्प्लॉयमेंट हो जिस डिपार्टमेंट का, आप तो उस डिपार्टमेंट से आपने जॉब लेटर लेना है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया, आपने एक्सपीरियंस लेटर लेना है। इसके साथ साथ अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप किया है तो इंटर्नशिप लेटर आपने लेना है। इस डॉक्यूमेंट से आपका गैप खत्म हो जाता है। इससे आपको अगर फॉर एग्जाम्पल इससे आपको एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन जब आप एम्बेसडर के सामने वीजा इंटरव्यू में जब आप एम्बेसडर के सामने जाते हो तो एम्बेसडर को भी आप आसानी से सेटिस्फाई कर सकते हो कि मैंने ये 3 इयर्स 4 इयर्स या 5 इयर्स मैंने क्या किया और अभी मेरा मोटिवेशन क्या है। जो लास्ट में मैंने मोटिवेशन लेटर का बताया था, यही वो जगह है जहां पर आप बता सकते हो कि ये मोटिवेशनल लेटर मैंने क्यों लिखा था। तो यहाँ पर आप एम्बेसडर को भी सेटिस्फाई कर सकते हो, इसीलिए आपको वीजा आसानी से मिल सकता है। जी हाँ, क्योंकि जो बाहर की यूनिवर्सिटीज होती हैं वो आपको बहुत अप्रिशिएट करती हैं कि आपने अगर अपना गैप का जो ईयर है वो आपने घर बैठ के ना गुजारा हो बल्कि कहीं काम करके गुजारा हो। सो दे रियली अप्रिशिएट दैट। एंड आपको तो अंदाज़ा ही होगा कि बाहर के लोग जॉब्स करने वाले लोगों को पसंद करते हैं, दे लाइक दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो जैसे उन्होंने बताया कि जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसके साथ साथ आप अपने सारे जॉब डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे, बिकॉज विद योर जॉब एक्सपीरियंस आपके एडमिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आपने जॉब किया हो या नहीं। लेकिन जॉब का मामला तब स्टार्ट होता है जब बेसिकली आप वीज़ा के लिए जाते हैं, एंड दैट कैन बी कवर्ड इजीली। अच्छा, यहाँ तक तो आपका एडमिशन हो जाता है, मींस आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, आपने अप्लाई किया टाइम पे, फिर आपने वेट करना है। जब आप अप्लाई कर लेते हो तो एडमिशन टेस्ट की मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हर एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट नहीं होता।
जिस यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट होता है उनके साइट पे लिखा होता है, लेकिन जब आप अप्लाई कर देते हो किसी भी यूनिवर्सिटी को, उनकी एडमिशन कमेटी ये बात तय कर देती है कि इस बंदे से हम 1-to-1 इंटरव्यू ले लेते हैं। इंटरव्यू में कुछ खास नहीं होता, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं, आपसे एक सिंपल इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू ले लेता है। जिस कोर्स में जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो उसी टॉपिक से आपके 1-2 क्वेश्चन आपसे कर लेते हैं, कुछ 5-6 MCQs आपको दे देते हैं, उसी बेस पे आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। अच्छा, उसी के साथ साथ आप जब एडमिशन अप्लाई कर रहे हो तो उसके साथ ये ज़रूर सोच लें कि आपकी कौन सी फील्ड है। बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग यहाँ पर आते हैं किसी एक और प्रोग्राम में एडमिशन लेकर, and when they reach here they want to change their course. So in the first semester it's very difficult, you cannot change your course or your university like that. आपको इसमें आपकी स्कॉलरशिप आपकी वेस्ट हो सकती है if you have it. So make sure कि आप वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा टाइम गुजारें, अच्छी से रिसर्च करें and then apply for your ये बात बहुत जरूरी है कि आपने यूनिवर्सिटी जब आप टारगेट करोगे तो उसी यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स देख ले। ज्यादातर लोग जो आपने बात की, ज्यादातर लोग मैं ऐसे देखता हूँ जो यहाँ पे आ जाता है इंजीनियरिंग में एडमिशन कर लेता है, बैचलर्स में उन्होंने इंटर में कुछ खास नहीं पढ़ा और यहाँ पे इंजीनियरिंग में यहाँ पर स्टडीज आसान भी है और मुश्किल भी है। अगर आपने टाइम के साथ चलना है, अगर आपने एक टाइम अपने लिए बना दिया तो आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, आप आसानी से पेपर्स भी पास कर सकते हैं। लेकिन आपका कोर्स रेलेवेंट जरूर होना चाहिए कि आपका उस कोर्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हमने जब गैप की बात करी थी तो इसी के साथ साथ होती है परसेंटेज की बात भी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली कितने परसेंटेज वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो द परसेंटेज इज 60% मिनिमम। इफ यू हैव 50 और 55% यू आर नॉट एलिजिबल, बट स्टिल कुछ केसेस ऐसे हुए हैं और हो रहे हैं ऑफ कोर्स जिसमें लोगों को 45% के बाद भी उनको वीजा मिला है। तो जब हम लोगों को बताते हैं कि 60% है मिनिमम, सो दे से दस नेक्स्ट थिंग कि 45 वालों को भी मिला, बिल्कुल मिला है, लेकिन ये तो डिपेंड करता है एम्बेसी पे, कॉन्सुलेट पे। लेकिन 60% आपका मिनिमम है। और जहां तक रही आइल्स की बात, तो आपके पास एटलीस्ट 6 बैंड होने चाहिए। नहीं, वीजा पे बात करते हैं कि इस्लामाबाद एम्बेसी का लोगों को समझ नहीं आ रहा और कराची कंसुलेट का लोगों को समझ नहीं आ रहा, दोनों का प्रोसेस एक दूसरे से डिफरेंट है। तो मैं इस्लामाबाद एम्बेसी का थोड़ा बहुत आप लोगों को डिफाइन कर दूंगा। इस्लामाबाद एम्बेसी का ऐसा नहीं होता कि जब आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपने बस डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले लेते, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपका इनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसी टाइम ड्यूरेशन में आपने अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। उसके बाद आपने वेट करना है, एम्बेसी आपसे ईमेल पे आपको सेंड कर देगा कि आपका अपना दिन पे इंटरव्यू है। इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं होता कि आपको 10 दिन या 20 दिन दे देता है। जब आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर देते हो, इट्स मींस यू आर ओके विद डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। वो किसी भी टाइम आपको बता सकते हैं कि कल आपका इंटरव्यू है या मैक्सिमम 4 डेज बाद आपका इंटरव्यू है। कराची का थोड़ा बहुत डिफरेंट है, तो आप डिफाइन करो। अच्छा, यहाँ पे कराची पीपल आर वेरी लकी एज आई एम फ्रॉम कराची। तो कराची का जो प्रोसेस है, इट्स आई वुड से इट्स काइंड ऑफ इजी मे बी एंड इट्स काइंड ऑफ हेक्टिक फ्री। द रीजन इज कि हमारे पास एम्बेसी नहीं है, हमारे पास कॉन्सुलेट है जो कि मेन सिटी में है, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वी डोंट हैव टू टेक एनी बसेज और समथिंग। अनदर थिंग इज कि आप सबसे पहले हमारे पास जेरी है तो हम जेरीज को कॉन्टैक्ट करते हैं, एंड जो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब आप अपनी फील्ड दे दी, आपके पास एडमिशन लेटर आ गया, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट कराना शुरू करते हैं। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं डीओवी के लिए, एंड डीओवी बेसिकली इट्स कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। आप उसके लिए अप्लाई करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाके जेरीज में दे देते हैं। जेरीज आपके डॉक्यूमेंट्स कॉन्सुलेट तक पहुंचाता है, इट टेक्स सम टाइम, एंड आफ्टर दैट आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू मिल जाता है कि यस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, यू आर एलिजिबल फॉर द वीजा, एंड देन यू अप्लाई फॉर योर वीजा प्रोसेस। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि इंटरव्यू होता भी है वीजा के लिए या नहीं। ज्यादातर एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि भाई इंटरव्यू इंग्लिश में होता है या उर्दू में। ये प्रोफेशनल बंदे के पास आपका इंटरव्यू होता है, इटालियन आपसे इंटरव्यू लेता है, तो इट्स मीन डेफिनेटली इंग्लिश में होता है। लेकिन मैंने ये सुना है कराची में इंटरव्यू ज्यादातर होता ही नहीं है। आई वुड से ज्यादातर नहीं होता, लेकिन 80% इंटरव्यू होता है, 20% इंटरव्यू नहीं होता। एंड लाइक मेरा खुद भी इंटरव्यू हुआ है,
तो एज फार एज आई रिमेंबर कि मेरा इंटरव्यू इटालियन ने तो नहीं लिया था, ही वॉज अ वीज़ा ऑफिसर, बट येस इंटरव्यू होता है तो मेक श्योर अगर अच्छी बात है कि अगर आप प्रिपेयर करें, वो तो ऑफकोर्स उनके पास अगर टाइम की शॉर्टेज पड़ जाती है और आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, सो मे बी यू विल नॉट फेस द इंटरव्यू। ज्यादातर लोग इंटरव्यू से भाग लेते हैं कि भाई हम इंटरव्यू में हम क्या कहेंगे, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस होते हैं। इंटरव्यू में कुछ खास नहीं होता, इट्स अ सिंपल कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड एम्बेसडर। योर जॉब इज टू सेटिस्फाई द एम्बेसडर दैट यस आई एम ओनली गोइंग फॉर स्टडी। आपने उनको सेटिस्फाई करना है अपने डॉक्यूमेंट से, अपने बैंक स्टेटमेंट से, अपने फाइनेंशियल स्टेटस से, अपने जो कि आप स्टडीज के लिए जा रहे हो, तो आपने उनको बस यही सेटिस्फाई करना है, देन द वीजा इज फॉर यू। Yes, and it's like he said, the questions are very normal, very easy, but you have to keep it very down and make sure कि आप जो भी वहाँ बता रहे हैं सच बता रहे हैं, झूठ नहीं बता रहे, क्योंकि जब आपके मुंह से कुछ गलत बात निकल जाती है, झूठ निकल जाता है, तो देन फिर हम उसको प्रूव करने में हमें प्रूव करना पड़ता है, विच इज़ अ प्रॉब्लम। तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट है या आपके पास अगर आपने जॉब का कहा है, जॉब लेटर्स है, जो भी है आप सच बताएंगे तो आपके लिए आसान है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप उनको बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट यहाँ से आई है या ये जॉब लेटर मैं यहाँ से लेता हूँ, ये मेरे बॉस का नंबर है, दिस इज देयर वेयर माय ऑफिस इज, सो देन थिंग्स आर वेरी इजी फॉर यू। लोग वीजा रेशियो के बारे में पूछते हैं, तो वीजा रेशियो में यही समझ लेता हूं, मैं यही लोगों को गाइड करता हूं कि वीजा रेशियो आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट में उनको लगा कि ये बैंक स्टेटमेंट ओके नहीं है, या इनका इंग्लिश लेवल ओके नहीं है, इनके पास आइट्स नहीं है, या इनके बैंड्स कम है, इनका लास्ट ईयर डिग्री में परसेंटेज कम है, तो आपका वीजा रिजेक्शन हो सकता है। वीजा रेशियो इन पे कोई भी बात नहीं होती, आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करो, वीजा इंटरव्यू के लिए जाओ और अच्छी तरीके से आप टाइम पे जाओ, आप एम्बेसडर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करो, देन द वीजा, मैं फिर से बता रहा हूँ, वीजा इज फॉर यू, वीजा रेशियो ओके है। यस, बट इसके साथ साथ एक बात बस, हमें जब भी हम बाहर के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर लक ऑल्सो, आइदर बिकॉज इस साल कुछ ऐसी भी रिजेक्शन सामने आई हैं जिनके बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स थे, जिनकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी थी, दे हैव गॉट 7 बैंड्स बट स्टिल दे वर रिजेक्टेड, तो इट डिपेंड्स ऑन द लक ऑल्सो, बट यू कैन ऑलवेज ट्राई एंड I'm sure you're gonna get it. बैंक स्टेटमेंट का क्या सीन होता है कराची का? हमारे यहाँ तो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट मिनिमम रिक्वायर्ड होता है। एम्बेसी के साइट पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में यही नजर आता है कि आपने 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगाना है। अब बैंक स्टेटमेंट ऐसी होशियारी बैंक स्टेटमेंट के साथ नहीं करना कि आप एक दिन पहले वीजा इंटरव्यू से एक दिन पहले बैंक में 50 लाख रुपए डाल के ओके आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर दिया, लेकिन जब आप एम्बेसडर के सामने जाओगे, एम्बेसडर का पहला क्वेश्चन यही होता है कि आपके ये पैसे कहां से आए, प्रूफ ऑफ फंड्स आपने बताना है कि ये पैसे कहां से आए, कैसे आए, मेरे अब्बा क्या जॉब कर रहे हैं, मेरे स्पॉन्सर कौन है, वो क्या कर रहे हैं, तो आपने ये बताना है, तो उनको आपने सेटिस्फाई करना है। जी बिल्कुल, और हमारे यहाँ कराची में भी बिल्कुल यही सीन होता है कि आपने 6 मंथ्स की आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है, जिसके साथ साथ आपने जो भी लिखा हो, जैसे ही मेंशन्ड ऑलरेडी दैट योर फादर हैज अ बिजनेस और यू आर वर्किंग, or you have sold some golds, or whatever the reason is, or you have sold some property, always mention it, and you should have all the property you should have all the documents कि yes आपके पास ये reason थे, that's why you should have that money। अच्छा जी, एक और चीज़, जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो चुकी है, जब आपके पास एक फॉर एग्जांपल 20 lakhs in your account, try not to touch that money before your visa comes। वैसे तो छोटी मोटी रकम लेना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उसमें से बड़ी रकम को फिलहाल ना निकालें। इट्स बेटर टू कीप योर स्टेटमेंट लाइक दिस एज इट इज अंटिल यू गेट योर वीजा। स्कॉलरशिप का लोग पूछ रहे हैं, तो स्कॉलरशिप का मैं सबसे पहले डिफाइन कर देता हूँ कि स्कॉलरशिप 2 किस्म के होते हैं, एक मेरिट बेस होता है, एक नीड बेस होता है। अगर आपका लास्ट ईयर डिग्री में अच्छे मार्क्स है तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकोगे, यूनिवर्सिटी आपको खुद ऑफर कर देगी कि आपने मेरिट स्कॉलरशिप के लिए आप क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स रह जाते हैं मेरिट स्कॉलरशिप से, वो सारे स्टूडेंट्स मेरिट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये रीजन पे डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी रीजन में है, तो हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक स्कॉलरशिप का, हर एक रीजन का अलग अलग डेडलाइन होता है, अलग स्कॉलरशिप प्रोसेस होता है, अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है। ये नहीं होता कि इटली में सारी यूनिवर्सिटी का डेडलाइन एक होगा, सारी यूनिवर्सिटीज का स्कॉलरशिप एक होगा। हर एक यूनिवर्सिटी का डिफरेंट स्कॉलरशिप, कुछ में फूड अवेलेबल होता है, कुछ में
आपको रूम्स भी दे देते हैं, कुछ में आपको पॉकेट मनी ज्यादा मिलता है, कुछ में कम मिलता है, कुछ में ऑलरेडी आपसे फूड के चार्जेस काट दिए जाते हैं। Yes, but overall if you see तो that yes, Italy provides very good scholarship और उनकी जो need based scholarship है वो भी काफ़ी अच्छी है। अच्छे से मुराद के they give the scholarship very easily। ऐसे जब हमें दूसरे कंट्रीज का पता चलता है so they don't have that kind of a margin but we do have it। और इसके लिए आपको बहुत नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं जो इजीली पाकिस्तान में बन जाते हैं, कुछ यहाँ से भी बनते हैं। लाइक ही मेंशन कि हर रीजन की अपनी स्कॉलरशिप है। वी लिव इन लाजियो रीजन बिकॉज वी आर इन कसिनो, तो हमें लाजियो फॉलो करना पड़ता है। देयर आर सम इरसू एंड देन डीएसयू, देयर अदर्स आल्सो। सो सबकी अलग डेडलाइंस हैं। आप जब एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं, तो प्लीज स्कॉलरशिप को जरूर देख लें कि उनकी क्या डेडलाइन है और मिस ना करें। परसेंटेज का एक बंदे ने क्वेश्चन किया कि मेरा 58% है, तो आप ट्राई जरूर करो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स देख लेना। जिस यूनिवर्सिटी के 50% है और 55% है, 60% भी है, तो आप उनको अप्लाई करें। शायद वो आपको एडमिशन दे दे, लेकिन आपसे एडमिशन से पहले आपसे एक इंटरव्यू लिया जाएगा। उस इंटरव्यू में आप उनको सेटिस्फाई करो कि हाँ मेरा ये मोटिवेशन है, मेरा ये इस कोर्स में ये इंटरेस्ट है, मैंने आपकी फैकल्टी चेक की, मैंने इस प्रोफेसर के साथ लैब में मैं काम करना चाहता हूँ, इसी डिपार्टमेंट में, इसी फील्ड में, तो आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। यस एग्जैक्टली। तो इसी तरह आपका एडमिशन टेस्ट होता है और जिन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन टेस्ट होता है उनमें एज आई एम फ्रॉम कराची, तो मैंने खुद कराची में देखा था कि जिनका एडमिशन टेस्ट हो रहा था उनके लिए शॉर्ट वीज़ा दिया जाता है टू कम टू इटली, पास देयर टेस्ट एंड देन गो बैक टू पाकिस्तान एंड देन अप्लाई फॉर अ लॉन्ग टर्म वीज़ा। बट अगर आप ऐसी कोई यूनिवर्सिटी चूज करते हैं जिसमें आपका टेस्ट नहीं है तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लॉन्ग टर्म वीज़ा लगता है। लिविंग एक्सपेंस का एक बंदा पूछ रहा है, तो लिविंग एक्सपेंस में आपको बता देता हूँ, ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक फूड, एक रेंट, एक ट्रेवलिंग। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी, मतलब आप कौन से सिटी में आप रह रहे हो। जिस तरह मैं बता रहा हूँ, आप मिलान में या रोम के सेंटर में आपको रेंट ज्यादा देना पड़ता है, और अगर आप यूनिवर्सिटी से थोड़ा साइड पे, आप मेन सेंटर से थोड़ा साइड पे रहोगे तो आपका कम खर्चा हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरी ये बात कि आपका रेंट खर्चा कम कहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले अगर आपको वीजा मिल गया है तो आपने सीनियर से राब्ता करना है ताकि वो आपके लिए कोई शेयर्ड रूम देख ले, कोई शेयर्ड अपार्टमेंट आपके लिए देख ले, तो वहां पर आपको किराया कम पड़ सकता है। अगर आप सिंगल रूम लेना चाहते हैं, अगर आप मेन सिटी सेंटर में रूम लेना चाहते हो तो आपको खर्चा ज्यादा पड़ सकता है। इस तरह यूनिवर्सिटी हॉस्टल का एक बंदा पूछ रहा है, तो यूनिवर्सिटी हॉस्टल आपने अप्लाई करना है। अप्लाई के दौरान आपने टिक करना है कि मैंने हॉस्टल फैसिलिटीज मैंने लेना है स्कॉलरशिप में। तो स्कॉलरशिप अमाउंट से आपका कुछ ना कुछ काट देते हैं। हमारे लाजियो रीजन में, हमारी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 1000 से लेके 1200 तक पूरे ईयर का आपसे काट दिया जाता है। तो वो रूम आपका अकेले रूम होता है, तो उसमें बहुत सारे सहूलत भी होती है, लेकिन अगर वो आपने नहीं लेना तो वो आपको स्कॉलरशिप अमाउंट पूरे दे देते हैं। अच्छा, अकोमोडेशन बेसिकली आपकी सिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एज बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम कसिनो, सो दैट्स व्हाई आई एम अगेन टेकिंग एग्जांपल, अगेन एंड अगेन टेकिंग दिस एग्जांपल। बट कसिनो फॉर एग्जांपल इज अ स्मॉल सिटी, तो यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत सस्ती है, लेकिन एज कम्पेयर टू मिलान एंड रोम आपको जितने में यहाँ एक रूम मिल सकता है प्राइवेट रूम, वहाँ आपको शेयर रूम मिलेगा। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज, आई डोंट नो दैट इट्स मिडल ऑफ द थिंग, बट व्हेन यू सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी, इफ यू गेट योर वीजा, मेक श्योर दैट यू आर लैंडिंग इन योर ओन सिटी। दैट्स ऑल्सो मैटर्स, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका एडमिशन हुआ होता है मिलान में और वो फ्यूमिचिनो रोम एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं एंड दे हैव टू गो टू मिलान। All these things are very very far from each other, so make sure कि ये सारी चीजें आप कनेक्ट करते में और अपने किसी सीनियर से जरूर रखते में हो। जब एक बंदा स्टडी अब्रॉड के लिए सोचता है तो उनका सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन होते हैं कि स्कॉलरशिप का क्या सीन है और इटली में जॉब्स का क्या सीन है। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपने जॉब के लिए आना है तो फिर स्टडी वीजा पे आप क्यों आ रहे हो। आपने डिग्री कंप्लीट करना है, आपने अपने मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का आपने नाम रोशन करना है। यहाँ पे आपने आके यहाँ पे यूनिवर्सिटी को मुंह तक नहीं दिखाते लोग और बाहर जॉब्स के लिए पैसों के पीछे पड़ जाते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल है, जैसा कि डिलीवरी जॉब आपको आसानी से मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गया तो इट्स मीन्स आपका आसानी से यहाँ पे रहना सहना, यहाँ पे जिंदगी आपका आसानी से चल सकता है। देन डोंट गो फॉर जॉब। आप
आप अपनी डिग्री पे फोकस करें, आपको अच्छी जॉब इसके बाद मिल सकता है। लेकिन पार्ट टाइम जॉब्स में आपको रेस्टोरेंट्स में, आपको कार वॉश में, आपको टीचिंग में, आपको यूनिवर्सिटी भी जॉब ऑफर कर सकती है। एंड सेम थिंग विद गर्ल्स ऑल्सो, इफ यू कैन फाइंड अ जॉब इन कॉल सेंटर, आपको इंग्लिश कॉल सेंटर में भी जॉब मिल सकती है, आपको इंग्लिश टीचिंग भी मिल सकती है। ऑफ कोर्स कोरोना ने काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ वहाँ कर दिया है, बट दीज वर द जॉब्स वर अवेलेबल। बट रेस्टोरेंट जॉब्स, डिलीवरी जॉब्स एक ऐसी जॉब्स हैं जो यूजुअली अवेलेबल होती हैं, बट येस आफ्टर दिस पैंडमिक इन पर भी काफ़ी इफेक्ट आया है। तो इफ़ यू जस्ट वांट टू कम हियर ओनली टू वर्क, देन इट मस्ट बी सो डिफिकल्ट टू फाइंड जॉब, बिकॉज यहाँ पे ज़ाहिर है इट्स नॉट एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो यहाँ पे गेटिंग अ जॉब एंड सर्वाइविंग इज अ बिट डिफिकल्ट। स्कॉलरशिप के बारे में बंदा क्वेश्चन कर रहा है, तो स्कॉलरशिप जब आप यूनिवर्सिटी टारगेट करते हो अपने लिए, किसी यूनिवर्सिटी में आप अपना फील्ड देख लेते हो, कोई आपके फील्ड का रिलेवेंट हो, तो आप उसी यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपने सर्च करना है कि ये यूनिवर्सिटी कौन सी स्कॉलरशिप के साथ लिंक्ड है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है, उसके बाद आपने डेडलाइन सर्च करना है। कोई भी दूसरा चांस नहीं होता, एक बार आपसे डेडलाइन मिस हो गया, इट्स मींस यू आर एक्सक्लूडेड। yes and it's very important, like I already said before कि जब आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली है तो आपने ये ज़रूर देखना है कि आपका रीजन कौन सा है, कौन से रीजन की आपकी स्कॉलरशिप लगती है, उनकी क्या डेडलाइंस हैं। कई बार ऐसा होता है, मुझसे भी ये खुद गलती हो चुकी है, बिकॉज आई डिडंट हैव एनीबडी टू गाइड, तो ये गलती मुझसे भी हो चुकी है। बट मेक श्योर कि आप अपनी इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन को ज़रूर देख लें। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना विदाउट स्कॉलरशिप। द रीज़न इज़ कि जब आप अपने मुल्क से निकलकर एक ऐसे मुल्क में आ रहे हैं जहाँ पे यूरोज देना पड़ रहा है, एंड ऑफ कोर्स हमारे मुल्क की करेंसी एंड यूरोज में इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस, तो आपके स्टार्टिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो काफ़ी होते हैं, बिकॉज यू हैव टू अप्लाई फॉर योर वीज़ा, यू आर पेइंग फॉर योर रजिस्ट्रेशन, यू आर पेइंग फॉर योर अकोमोडेशन, everything is there, so make sure that you should have a scholarship and do not miss this chance. जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते हो, उसका फर्स्ट लिस्ट लग जाता है, उसके बाद सेकंड लिस्ट, उसके बाद थर्ड लिस्ट, लेकिन जब आप विनर हो जाते हो, इट्स डजंट मीन कि आप पाकिस्तान में बैठे हो और आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि भाई मैं स्कॉलरशिप विनर हूँ, वो लोग मेरे अकाउंट में कब पैसे ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप यहाँ पे आओगे, आप यहाँ के डॉक्यूमेंटेशन, इनका जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है, जो इनका इटालियन कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ के बैंक अकाउंट का जो प्रॉब्लम होता है, वो सारे सॉल्व करके, सारे जो इनिशियल स्टेप्स है वो सॉल्व करके, उसके बाद आपने उनको अकाउंट नंबर देना है और उसके 2 महीने बाद आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं। अनब एक और बात इनके साथ आप शेयर करें, जो आपका पासपोर्ट में जो नेम का प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था, जरूर इनके साथ शेयर करें। There are few problems which student face. There is a name problem. Usually it has it. जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स, जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो सब कुछ ठीक हो सकता है। आप अगर बाहर आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो आप अपने पास अपने नेम चेक कर लें कि आया आपके डॉक्यूमेंट्स में और आपके पासपोर्ट में एक ही नाम और एक ही स्पेलिंग है, आपके पासपोर्ट में गिवन नेम और सर नेम अवेलेबल है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि यहाँ पर फेस आता है और आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपके इस तरह डॉक्यूमेंट्स रुक सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका नेम और सरनेम सब कुछ चेंज हो जाता है, कुछ लोगों का गिवन नेम नहीं होता। तो मेक श्योर दैट यू चेक योर डॉक्यूमेंट्स। पासपोर्ट की एक्सपायरी के साथ साथ अपने नेम्स भी चेक कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपने पासपोर्ट के साथ उसको ज़रूर मिला लें। मिनिमम सीजीपीए का इमरान भाई पूछ रहे हैं, तो मिनिमम सीजीपीए फॉर अप्लाई आप 2.5 से, अगर आपकी जीपीएस ज्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इससे कम भी हो तो वो यूनिवर्सिटी आप टारगेट करो जहाँ पे जिनकी रैंकिंग थोड़ी बहुत कम है, तो वहां पर आपको आसानी से एडमिशन मास्टर्स में मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आप अपने लिए एक मोटिवेशनल लेटर अच्छा सा लिख लो, आप अपने लिए एक प्रपोजल सही तरीके से लिख दो, और आप आईएलटीएस के लिए जरूर जाना, तो आपको एडमिशन मिल सकता है। यस, और इसके साथ साथ मैं ये भी मेंशन करना चाहती हूँ कि इटली में, स्पेशली रोम में, PSA पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ रोम काम कर रही है ऑलरेडी, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। इट्स अ बिग कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तानी। ये जिस तरह दूसरे ममालिक में भी है, तो ये इटली में भी स्टार्ट हुई है, एंड फर्स्ट ये रोम में ही है।
which they are doing very well and we are also members of it. Exactly. तो जब आप यहाँ आए, आपको कुछ प्रॉब्लम हो, you can always join this group and they will be people will be there to help you out. Exactly. अगर आपको रोम में कोई मसला है या किसी भी जगह पे, तो आप उनसे राब्ते में रह सकते हैं, वो आपका हेल्प आउट कर सकते हैं। एक बंदा पीएचडी के बारे में पूछ रहा है कि पीएचडी का मैं अप्लाई कैसे करूं, यूनिवर्सिटी कैसे टारगेट करूं। सबसे पहले कल भी मैं एक बंदे के साथ बात कर रहा था, जब आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपने प्रोफेसर टारगेट करना है कि मेरे फील्ड के रिलेटेड कौन सा प्रोफेसर है और वो कौन सी फील्ड में काम कर रहा है, उसके लिटरेचर रिव्यू के बारे में और उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करो। अच्छा, प्रोफेसर को जब आप ईमेल करते हो तो आपने शॉर्ट नहीं लिखना। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम मैसेजेस में शॉर्ट टर्म्स में लिख देते हैं, आपने प्रॉपर ईमेल प्रोफेसर को लिखना है, क्योंकि वो प्रोफेशनल बंदा है। अगर इस तरह के ईमेल आप सेंड करोगे तो वो आपको रिप्लाई नहीं कर देंगे। इसके बाद प्रोफेसर आपके साथ मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, प्रोफेसर आपको बता सकते हैं कि आपने कैसे आना है और कब आना है और मेरे पास फील्ड अवेलेबल है और आपका मोटिवेशन क्या है। ये सारी चीजें आप प्रोफेसर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ आई थिंक देयर आर फ्यू मेंबर्स हु हैव रिसेंटली जॉइंड अस। तो मैं वापस बता दूं कि हम बेसिकली आज स्टडी इन इटली के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या स्कॉलरशिप है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कितना एक्सपेंस है, व्हाट अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग। सो इफ़ यू आर वेरी न्यू यू कैन ऑलवेज गो बैक, स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग इन अ वाइल एंड then you will understand it. But basically if you have any question you can write it down. But there are few question I'm reading कि वो documents के बारे में पूछ रहे हैं। तो documents we have already discussed कि आपको किन documents की जरूरत होती है। डॉक्यूमेंट्स में मैं फिर से एक दफा रिव्यू कर दूं। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एक गुड सीवी होनी चाहिए, यूरोपास सीवी, आपके पास मोटिवेशनल लेटर, आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए। अगर आपके पास आईएलटीएस है तो आपका एडमिशन प्रोसेस आसानी से हो सकता है, आपको एडमिशन आसानी से मिल सकता है, आपको वीजा में भी कोई मसला नहीं होगा अगर आपने आईएलटीएस अच्छे बैंड से क्लियर कर दिया तो। इसके साथ साथ आपने यूनिवर्सिटी कैसे टारगेट करना है, यूनिवर्सिटी आपने कैसे फाइंड आउट करना है, तो कुछ वेबसाइट से जैसा कि मास्टर्स पोर्टल, वहां पर आपने अपनी फील्ड लिख देना है तो वहां आपको इटली के सारे यूनिवर्सिटीज आ जाएंगे कि आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। मींस यहाँ पर आपके कोर्सेज अवेलेबल है। इस तरह बैचलर्स पोर्टल भी, और आप वहां पर रिक्वायरमेंट्स, वहां पर डेडलाइन, वहां पर यूनिवर्सिटी फी, वहां पे स्कॉलरशिप डिटेल, ये सारा सब कुछ वहां पे आ जाता है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ मुझे आई वाज रीडिंग अ कमेंट एंड उसके ऊपर एक साहब बोल रहे हैं कि उनकी सिर्फ स्पेलिंग एरर है इन देयर पासपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स। सो इज इट अ प्रॉब्लम और नॉट? यस यस, इट्स अ प्रॉब्लम। आपकी जो भी स्पेलिंग है पासपोर्ट में, डॉक्यूमेंट्स में, बिल्कुल एक्यूरेट वही स्पेलिंग आपकी पासपोर्ट में भी होनी चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स में भी है, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सिर्फ आई और आर का प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। सो मेक श्योर दैट यू फिक्स इट। अच्छा, देयर इज सम क्वेश्चंस अबाउट एमबीबीएस एंड डेंटल थिंग्स आल्सो। या यूनिवर्सिटी फी के बारे में एक बंदा पूछ रहा है कि यूनिवर्सिटी फी, अगर आपका स्कॉलरशिप अगर आपने अवेल नहीं किया, आपने टाइम पे अप्लाई नहीं किया, तो फिर आपने यूनिवर्सिटी को फी देना है। ज्यादातर यूनिवर्सिटी की फी तकरीबन 800 यूरो से लेकर 2000 यूरो के दरमियान यूनिवर्सिटी फी होता है। तो अगर आपने स्कॉलरशिप ले लिया तो ये सारा फी माफ हो जाता है, जब जस्ट आपने टैक्स भरना होता है। अच्छा जी, कंसल्टेंट की जहाँ तक बात आई है, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर आस्किंग अबाउट द कंसल्टेंट। कंसल्टेंट आपको क्या मशवरा दे रहे हैं और किस तरह दे रहे हैं? ऑफ कोर्स दे आर चार्जिंग मनी, सो दैट्स व्हाई दे वांट टू टेक आउट मनी फ्रॉम योर पॉकेट। बट इटली का प्रोसेस बहुत आसान है, इसके लिए आपको किसी भी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। यस, थोड़ी बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपको इस ग्रुप में, आपको दूसरे जो स्टडी इन इटली ग्रुप्स हैं, आपको वहाँ पर आराम से मिल जाएगा। देयर आर वीडियोस ऑन यूट्यूब, आप आराम से उनको देखें और आप उनसे सीख सकते हैं। बट कंसल्टेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। बट ओवर हियर एवरी डे वी मीट न्यू पीपल एंड दे आर गिविंग लैक्स ऑफ मनी टू द कंसल्टेंट। एक दोस्त बैंक स्टेटमेंट का पूछ रहा है, तो बैंक स्टेटमेंट मैं फिर से आपको बता देता हूँ। बैंक स्टेटमेंट आपके पास 6 मंथ का मिनिमम जरूर होना चाहिए। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। अगर इससे कम भी हो, 2 मंथ्स या 3 मंथ्स की भी हो, तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन आपने ऑल डॉक्यूमेंट्स आपने सही तरीके से प्रोवाइड करना है। आपने प्रूफ ऑफ फंड्स बताना है कि हमारा यहाँ पे जॉब है, जो स्पॉन्सर है वो यहाँ पे जॉब करते हैं या वो यहाँ पे उनकी बिजनेस है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स। उसके साथ साथ आपने एक बीआर टैक्स फाइल भी आपने रजिस्टर करके आपने ये फाइल भी सबमिट करना होता है।
एब्सोल्युटली। अच्छा, इसके साथ साथ क्वेश्चन है दैट स्टडी एंड जॉब आप साथ कर सकते हैं, आप बिल्कुल साथ कर सकते हैं, इट अप टू यू कि आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं। वी आर नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट वर्क, डेफिनेटली यू शुड वर्क एंड मेक सम मनी आउट एंड टू सपोर्ट योर सेल्फ एंड टू सपोर्ट योर फैमिली, लेकिन आप स्टडी भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने टाइम मैनेज किस तरह कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता कि प्रोफेसर आपको पीएचडी के लिए एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन अगर आप प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट में रहोगे तो आपके चांसेस 80% से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि प्रोफेसर वहां पे आपका नाम बता देते हैं कि ये बंदा मुझे चाहिए, इस सब्जेक्ट में, इसी फील्ड में, इस रिसर्च बैकग्राउंड में ये बंदा माहिर है, ये बंदा इंटरेस्ट है, ये बंदा एक सीट है मेरे पास, तो प्रोफेसर आपको वहां आगे कर सकते हैं। प्रोफेसर आपका सीवी और आपका डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनल ऑफिस या एडमिशन कमेटी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है, प्रोफेसर के साथ अगर आपकी कांटेक्ट हो गई तो ये एक अच्छी बात है। जी जी। अच्छा, जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है ये भी सारी यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं थी, अब उन्होंने भी स्टार्ट कर दी है, किसी में 10 यूरो है, किसी में 15 यूरो है। सो इट डिपेंड्स, सबकी अलग अलग प्रोसेसिंग फ़ी है, और ये जब आप एडमिशन अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से उसको पे करना पड़ता है फ्रॉम पाकिस्तान, एंड इफ़ यू हैव समबडी हियर सो दे पे फॉर यू, बट दैट्स हाउ अबाउट इट। ये बात ऑलरेडी मेंशन कर दी है कि परसेंटेज जो है वो मिनिमम 60 होनी चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज 92 है, विच इज़ वेरी गुड, यू कैन अप्लाई। जॉब्स के बारे में एक बंदा फिर से पूछ रहा है, तो जॉब्स के बारे में मैं बता देता हूँ कि जॉब आप कर सकते हो किसी भी जगह पे, 20 आवर्स पर वीक अलाउड होता है। लेकिन जॉब्स का मैंने आपको बता दिया, लैंग्वेज बैरियर होता है। इसके साथ साथ आपने अपने क्लास टाइमिंग्स नोट करने हैं, क्लास आपने जरूर अटेंड करना है, आपने एग्जाम्स टाइमिंग देना है कि मेरा एग्जाम्स कब होते हैं। नॉर्मली यहाँ पर फरवरी मार्च में या जनवरी में एग्जाम होते हैं, उसके बाद दूसरा सेशन एग्जाम्स का जून जुलाई में होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, अगर आप जॉब के लिए बाहर जाते हैं तो इट्स डजंट मीन कि आपको स्कॉलरशिप पॉइंट मिलेगा। आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ क्रेडिट्स है, कुछ एग्जाम्स है, वो आपने सही तरीके से पास करने हैं, वो क्रेडिट्स आपने कंप्लीट करने हैं, देन आप नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेशन फिल आउट कर सकते हो। अदरवाइज यू आर एक्सक्लूडेड। अगर आपने वो सारे तरीके, वो सारे जो मसले, जो क्रेडिट्स है, वो अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, इसी के साथ साथ जो इनटेक टाइम है यूनिवर्सिटीज़ में वो दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है और कुछ का दिसंबर के बाद स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल राइट नाउ देयर आर 2 यूनिवर्सिटीज़, एग्जांपल स्पिएंजा एंड देयर अनदर यूनिवर्सिटी आल्सो, देयर एडमिशंस हैव ओपन। सो और इसी तरह, अच्छा, पीपल आर आस्किंग कि हम यूनिवर्सिटीज़ कैसे सर्च करें। आप अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को गूगल से आराम से सर्च कर सकते हैं और आपके पास पूरी एक लिस्ट आ जाएगी कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कराया जाता है, एंड देन आप स्पेसिफिक उन्हीं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करें तो आपको रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। अगर ना मिली तो आप उनके इंटरनेशनल ऑफिस, ऑफ कोर्स देयर सो मेनी वेबसाइट्स गिवन, जो वेबसाइट्स पे होती हैं, आप उनको ईमेल कर सकते हैं, तो आई एम श्योर दे विल गाइड यू। ब्लॉक अकाउंट का एक बंदा पूछ रहा है, जिस तरह जर्मनी में आपने ब्लॉक अकाउंट शो करना होता है, इटली में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इटली में जस्ट आपने बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट के साथ आपने होशियारी नहीं करना है कि एक दिन पहले आपने 50 लाख 60 लाख रुपए उसमें डाल के आप वीजा इंटरव्यू के लिए जाओ और एम्बेसडर आपसे पूछ ले और आपके पास वहां पर कोई भी आंसर नहीं हो, तो आप प्रूफ ऑफ फंड सही तरीके से प्रोवाइड करो। आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि बैंक डॉक्यूमेंट्स है, जो कि बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है, जॉब डॉक्यूमेंट्स है, वो सही तरीके से प्रोवाइड करो उनको। एम्बेसडर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। ब्लॉक अकाउंट की कोई भी जरूरत नहीं होती। अच्छा जी, इसी के साथ साथ पीपल आर आस्किंग कि आपको यहाँ के अकोमोडेशन का मालूम है, आपको वहाँ के अकोमोडेशन का नहीं। सर, हमें ईच सिटी का अकोमोडेशन नहीं मालूम, लेकिन यही बताया गया है कि आपकी, फॉर एग्जांपल इफ़ यू गॉट एडमिशन इन पलेर्मो यूनिवर्सिटी, पलेर्मो सिटी, तो आप वहाँ की सीनियर से रब्ता कर सकते हैं। आई एम श्योर दे मस्ट बी अ लॉट ऑफ ग्रुप्स, तो आप उनसे रब्ता करें एंड दे विल गाइड यू बेटर। बट हम सिर्फ आपको ये बता सकते थे कि येस 150 रेंट होता है या 200 रेंट होता है, लेकिन इतने के अंदर ही रेंट होता है। बट अकोमोडेशन राइट नाउ कहाँ अवेलेबल है, वी डोंट नो अबाउट इट। ज्यादातर लोग ये पूछ रहे हैं कि इनके वेबसाइट इटालियन लैंग्वेज में अवेलेबल है या इंग्लिश में। आप आसानी से इनके वेबसाइट ट्रांसलेट कर सकते हो। और ये बात जरूर याद रखो कि जब आप अप्लाई करते हो तो अपना फील्ड जरूर देखना कि मेरी फील्ड इंग्लिश में अवेलेबल है या इटालियन में। ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना कि आप यहाँ पे इटालियन कोर्स में एडमिशन लेके यहाँ पर आ जाओ, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना। लेकिन इस तरह का एडमिशन आपको तो चलो मिल जाएगा, लेकिन आपसे वीजा इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये फील्ड क्यों सर्च की, और अगर आपसे गलती भी हो गई तो आप वीजा इंटरव्यू आसानी से आपको
आपको कैंसिल कर सकते हैं, आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात जरूर ख्याल रखो कि जब आप अप्लाई करोगे तो डेडलाइन का, स्कॉलरशिप डेडलाइन का, स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स का, क्राइटेरिया का, इन चीजों का जरूर ख्याल रखो। अच्छा जी, आफ्ताब, देयर आर पीपल हु आर आस्किंग कि पीएचडी में मस्ट है कि प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट करे? ऐसी बात नहीं है। प्रोफेसर अगर आपको एक्सेप्ट करे या ना करे, आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को भी पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप अपनी फील्ड देख लेना कि आपकी फील्ड कौन सी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, कौन सी यूनिवर्सिटी में सीट अवेलेबल है। तो फिर अगर आपको प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करना जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट किया, फिर से मैं बता रहा हूँ, आपका चांस इंक्रीज हो जाएगा। वो आपके डॉक्यूमेंट्स कमिटी को आगे प्रोवाइड कर देगा कि इस बंदे को एडमिशन दे दे, इस बंदे को मैंने आगे प्रूव कर दिया है कि इसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, इसका रिसर्च एरिया ओके है, ये मेरे साथ काम करना चाहता है लैब में। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट कर लिया तो ये बहुत अच्छा चांस है। लेकिन प्रोफेसर को प्लीज आप सही तरीके से ईमेल लिखो, वो आपको जरूर रिप्लाई करेगा। Yes, please write officially, write them nicely because we have एक दो मैसेजेस आए थे जिन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे कि मैम ये हमने भेजा है तो सर हमें रिप्लाई नहीं कर रहे। अब जब उनकी हमें ईमेल रिसीव हुई, जब उन्होंने स्क्रीनशॉट हमसे शेयर किया, ये ईमेल जो हमसे शेयर किया, जो उन्होंने प्रोफेसर के साथ शेयर किया हुआ था, it was very funny. So make sure that when you reach out to any professor, write it down. इंग्लिश आपका अच्छा होना बुरा होना मैटर नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट उनको ठीक लिखें। प्रोफेसर आपकी एक ईमेल पढ़कर डिसाइड कर लेता है कि ये स्टूडेंट कैसा है, आया इसको जवाब देना भी है या नहीं। सो प्लीज ये शॉर्ट फॉर्म में मैसेजेस ना लिखिए उनको और परेशान ना करें। राइट एन ऑफिशियल ईमेल, सेंड देम, दे विल अप्लाई। मास्टर्स पीपल आर आस्किंग कि कंसल्टेंट के बगैर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कंसल्टेंट के बगैर आप अपने यूनिवर्सिटी टारगेट करो। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बता दिया, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ जाना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन डेडलाइन के साथ साथ आपने जाना है। डेडलाइन का खास ख्याल आपने रखना है। यूनिवर्सिटी को आप अप्लाई करो, यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको ईमेल जरूर करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओके है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कम है, या हम आपसे एक सिंपल इंटरव्यू लेना चाहते हैं, या आपका एडमिशन टेस्ट होगा। उसी बेस पे आपको एडमिशन आसानी से मिल सकता है। लेकिन आपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाना है। एक बंदा पूछ रहा है कि हमें आईएलटीएस के बगैर एडमिशन पॉसिबल है या नहीं। आईएलटीएस के बगैर एडमिशन पॉसिबल है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने अगर इटली आना है या अब्रॉड किसी भी मुल्क में आपने जाना है तो सबसे पहले आप आईएलटीएस के लिए जाओ, क्योंकि वो आपके वीजा चांसेस बहुत बढ़ा देता है। अच्छा आफ्ताब, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट एमबीबीएस? बिकॉज देयर इज अ पर्सन आई थिंक हु माइट गेटिंग एंग्री नाउ बिकॉज ऑफ एमबीबीएस। तो एमबीबीएस के लिए आप यूनिवर्सिटी देख लेना कि कौन सी यूनिवर्सिटी में वो फील्ड अवेलेबल है। मेडिकल फील्ड ज्यादातर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी आप मिलान आप सर्च करो, वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की भी फील्ड है। इस तरह आपको मेडिकल के भी फील्ड वहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। इस तरह आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो सर्च करो, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम आप सर्च करो, वहाँ पे आपको मेडिकल के फील्ड आपको मिल सकते हैं। अच्छा, why embassy is not responding you for appointment? Because embassy has a lot of pressure at the moment. क्योंकि सबसे पहली चीज़ कि कोविड के सिचुएशन कुछ भी फाइनलाइज नहीं है। nobody knows कि लॉकडाउन में जा रहा है नहीं जा रहा। sometimes even we are in Italy but sometimes we get the news कि from Monday it's going for lockdown and it doesn't go। तो इसलिए ज़रा सिचुएशन अभी अनस्टेबल है, दैट्स वाई आप लोगों को देर लग रही है। बट इंशाल्लाह वेरी सून यू विल गेट योर अपॉइंटमेंट एंड योर वीजा विल प्रोसेस। जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पब्लिकेशंस की या पेपर्स रिसर्च की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने प्रपोजल के साथ, अपने रिसर्च एरिया के साथ आप अप्लाई करो यूनिवर्सिटी को। प्रोफेसर के साथ मास्टर्स के लिए आपने अगर प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट भी नहीं किया तो आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। जस्ट आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करो, जो इनका क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करो और डॉक्यूमेंट सबमिट करो ऑनलाइन टाइम पे, यूनिवर्सिटी वाले आपको एडमिशन दे सकते हैं। जी हाँ, और अच्छा इसके साथ साथ आपको somebody is asking can we get admission, can we get scholarship from Pakistan? जब आप पाकिस्तान में हैं तो आप स्कॉलरशिप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इफ़ यू मेंट कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा इटली आने से पहले तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यस, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आपको रिजल्ट पता चल जाए कि यस आया, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है जब आप इटली आएंगे या नहीं, ये आपको पता चल सकता है। लेकिन पाकिस्तान में बैठे बैठे आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप आना पॉसिबल नहीं है।
मोटिवेशन लेटर का एक बंदा पूछ रहा है, तो मोटिवेशन लेटर में यही आपने एक पेज या मैक्सिमम 2 पेजेस आपने लिखना है कि मैंने प्रीवियस क्या वर्क किया, मैं इस यूनिवर्सिटी में, मैं इस सिटी में, मैं स्टडी इन इटली में क्यों इंटरेस्टेड हूँ, मैं इस यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहता हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट में क्यों आना चाहता हूँ, मैंने इस फील्ड में क्या काम किया, यही सब कुछ आपने मोटिवेशन लेटर में लिखना है। अच्छा जी, वन पर्सन इज आस्किंग कि अगर हमारा 6 इयर्स का जो प्रोग्राम है उसके लिए मैं आना चाहूँ तो उसकी क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म वीज़ा एंड शॉर्ट टर्म वीज़ा, जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है उसका यही है क्योंकि आपको वीज़ा मैक्सिमम 1 ईयर का ही मिलता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स 6 मंथ्स की स्टेटमेंट ही है। अगर आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और इटली में बेसिकली होता है कि आप एक वीज़ा लेके, लॉन्ग टर्म वीज़ा लेके आप एंटर होते हैं। आफ्टर दैट आपको अपना वीज़ा रिन्यू नहीं करवाना पड़ता, आप अपने रेजिडेंस कार्ड को बनवा लेते हैं और फिर वो बेसिकली रिन्यू होता है। तो आया आपका प्रोग्राम 6 साल का है या 4 साल का है, आप अपने वीज़ा पे नहीं चलेंगे, फिर आप अपने रेजिडेंस कार्ड पे चलेंगे, विच इज कॉल्ड परमेसो। एक बंदा स्कॉलरशिप साइट का पूछ रहा है, तो स्कॉलरशिप का कोई भी इस तरह साइट नहीं होता कि आपने उसी स्पेसिफिक साइट पे आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है उसी यूनिवर्सिटी में आपने सर्च करना है कि इस यूनिवर्सिटी में कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, ये यूनिवर्सिटी कौन सी स्कॉलरशिप कौन सी रीजन के साथ लिंक्ड है, उसी यूनिवर्सिटी का फिर आपने फाइंड करना है कि इसी स्कॉलरशिप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो फिर आपने अप्लाई करना है। ऐसी कोई भी साइट नहीं है। लाजियो का अगर आपने देखना है तो लाजियो डिस्को, आपने उसी के साइट पे उसी के डॉक्यूमेंटेशन आपने प्रोवाइड करना है, उसी के डेडलाइन पे आपने जाना है। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोसेस है, हर एक रीजन का, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोसेस है जी। और इसके साथ साथ अगेन वी हैव गॉट द मैसेज कि आपको पलेर्मो का पता है। नहीं, हमें पलेर्मो की अकोमोडेशन नहीं मालूम है कि वहाँ पे कहाँ अकोमोडेशन अवेलेबल है। बट सर, हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर व्हेन यू अप्लाई, अगर आपका एडमिशन हो चुका है, आपका वीज़ा आ चुका है, तो आप पलेर्मो में, आप यूनिवर्सिटी में जो भी सीनियर है, आप बराए मेहरबानी उनसे रब्ता करें एंड आई एम श्योर दे विल गाइड यू बेटर। जी बिल्कुल, विदाउट आइल्स आपका एडमिशन हो सकता है। आप अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से तैयार करो और एडमिशन के लिए अप्लाई करो, टाइम पे अप्लाई करो। यूनिवर्सिटी अगर उनको आइल्स चाहिए भी तो वो आपको बता देंगे, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटी एक शॉर्ट इंटरव्यू अरेंज कर लेते हैं और उसी इंटरव्यू में डिसाइड कर लेते हैं कि आपको एडमिशन देते हैं या नहीं। अच्छा, Aftab, can you tell them that how much in a month can be an expense without scholarship? For example, if somebody is here, they don't have a scholarship, तो उनका पर मंथ का कितना एक्सपेंस होता है? सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कसिनो सिटी में रहना चाहते हो और अगर आप शेयर रूम में किसी के साथ रहना चाहते हो तो सबसे पहले आप रेंट का खर्चा 150 तक आपका खर्चा हो सकता है अगर आप शेयर रूम में रहना चाहते हो। इसके साथ साथ फूड का मैंने बता दिया कि फूड का मैक्सिमम 120-130 तक आपका खर्चा हो सकता है। यहाँ पे ट्रेवलिंग का आपका कुछ खर्चा नहीं होता क्योंकि यूनिवर्सिटी मेन सेंटर से करीब है और ये कसिनो एक छोटी सी सिटी है। एंड इसी तरह इटली में बहुत छोटे छोटे सिटीज़ अवेलेबल हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपका जो एक्सपेंस है वो कंप्लीट आपकी पॉकेट के ऊपर होता है। हाउ मच टाइम यू आर ईटिंग आउटसाइड, हाउ मेनी टाइम्स दैट यू आर ईटिंग विद योर फ्रेंड्स एंड यू आर गोइंग फॉर कॉफ़ी और यू आर ट्रैवलिंग, सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन बेसिकली जो खर्चा है वो इन्होंने बता दिया कि एक्सपेंस आपका मैक्सिमम 300 जाता है, 350 जाता है, बट नॉट मोर देन दैट, एटलीस्ट इन कसिनो। और इफ यू आर लिविंग इन रोम एंड मिलान, दैट्स या अगर आप रोम और मिलान में रहना चाहते हो तो अगर आप सिंगल रूम लेना चाहते हो या अगर आप किसी के साथ शेयर रूम में भी जाना चाहते हो तो वहां पर आपको 200-250 तक आपने जस्ट रेंट देना है। इसके साथ साथ फूड का भी और वहां पर आपका ट्रेवलिंग का भी खर्चा हो सकता है क्योंकि वो बिग सिटी है। आपने बस कार्ड अपने लिए बनाना है, वो भी पर मंथ आपसे 100 तक, 80 तक या 50 तक, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा बस, कौन से साइड, कौन से जोन के लिए आपने टिकट लेना है। अच्छा, डू यू थिंक दैट इटली में बैचलर्स की और मास्टर्स की स्कॉलरशिप अलग अलग होती है? अलग अलग मीन्स अलग अलग पीपल आर आस्किंग कि अगर मैं बैचलर कर रहा हूँ तो मेरी स्कॉलरशिप कब ओपन होगी और मैं अगर मास्टर्स करना चाहता हूँ तो मेरी कब ओपन होगी? वही स्कॉलरशिप पे डिपेंड करता है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो आ रहे हो या रोम में किसी भी यूनिवर्सिटी आप आ रहे हो तो यहाँ पर लाजियो स्कॉलरशिप नाम है उनका, लाजियो डिस्को,
वही स्कॉलरशिप को आपने अप्लाई करना है। दोनों का डेडलाइन सेम होता है, मास्टर्स का भी और बैचलर्स का भी। दोनों के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, दोनों का एप्लीकेशन सिस्टम सेम होता है। एप्लीकेशन सिस्टम 6 to 7 पेजेस होते हैं। वहां पर आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, वहां पे आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटस, वहां पे आपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताना है, कितने फैमिली मेंबर्स है, वो क्या कर रहे हैं, अपने स्पॉन्सर के बारे में बताना है, और लास्ट पेज में आपने बताना है कि आपने अकोमोडेशन लेना है या अपने डायरेक्ट पैसे लेना है, आपने क्या करना है। अच्छा जी, बेसिकली यहाँ पे किसी साइट पे एटलीस्ट हमसे तो नहीं गुजरा कि उनकी क्या एज लिमिट है। तो जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं, चाहे आप MS साइंस में लें या आप बैचलर्स में लें, तो आपको एडमिशन में तो प्रॉब्लम नहीं आता, चाहे आपका गैप है या जो प्रॉब्लम है, जो बेसिकली यू विल फेस द इशू वो आता है आपकी वीज़ा लेते वक्त। लेकिन अगर आपकी एज फॉर एग्जांपल ज़्यादा है और आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं एंड यू हैव लाइक 6-7 ईयर्स ऑफ गैप, तो वो गैप को आपने शो करना है, प्रूव करना है कि आपने बेसिकली इन 5 ईयर जो और 6 ईयर जो आपका गैप आया है, इसमें आप क्या कर रहे थे। सो इट विल कवर योर एज प्रॉब्लम, बट देयर इज नो एज लिमिट राइट। या एग्जैक्टली, अगर आपने पाकिस्तान से बैचलर्स कर दिया है तो इट्स मींस आप मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो। पाकिस्तान से आपने 16 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट कर दिया तो आप मास्टर्स के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हो। वही डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आपके पास सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अच्छा, अटेस्टेशन के बारे में उनको थोड़ा बहुत गाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आपने अपने मैट्रिक के और इंटर के अपने बोर्ड से, जिस बोर्ड से भी आपने मैट्रिक और इंटर कर दिया, वहां से आपने अटेस्टेशन करना है। उसके बाद आपने IBCC से ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करना है। उसके बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स मोफा से अटेस्ट करना है। दैट्स ऑल फॉर अटेस्टेशन। अगर आपके पास हायर डिग्री है तो फिर आप HEC से और अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री अटेस्ट करोगे। अच्छा जी, यूनिवर्सिटीज प्रेफर HSC और डू दे प्रेफर A levels? नो, एक्चुअली दे डोंट प्रेफर आप, बिकॉज देयर सो मेनी पीपल दैट वी हैव मेट एंड वी मीट एवरी डे, और उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो A levels वाले यहाँ पर आए हुए होते हैं। तो बेसिकली आपने अगर HSC से भी किया हुआ है, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन इजीली अप्लाई एंड दे विल प्रेफर यू। आइल्स जरूरी है कि नहीं? फिर से एक बंदा पूछ रहा है आइल्स अगर आप स्टडी अब्रॉड का सोच रहे हो तो सबसे पहले आप आइल्स के लिए जाओ। और स्कॉलरशिप अवेलेबल है बैचलर्स के लिए, जी हाँ स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो स्कॉलरशिप के लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। स्कॉलरशिप के साइट पे उसी यूनिवर्सिटी में आप देख लेना कि ये कौन से स्कॉलरशिप के साथ लिंक्ड है, तो आप आसानी से उसी यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये बात भी याद रखना, कुछ ही यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होते हैं, उसके लिए भी आप अप्लाई करना जरूर। अच्छा जी, and of course there are IELTS question coming again and again, there are university questions. अच्छा, normally how much time does visa take if I get admission? अच्छा जी, हाउ मच टाइम, ये देखें टाइम लगता है कि आपको कब अपॉइंटमेंट मिलता है। तो बेसिकली इसका आपको कोई टाइम नहीं बता सकता कि विद इन 40 डेज आप इटली पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको अगर अपॉइंटमेंट मिल गया, अगर आपका सारा काम तेजी से हो जाता है, तो स्टिल इट टेक्स मिनिमम 6 months आई वुड से, कि आपको एडमिशन लेटर ही रिसीव होता है फेब में, एंड फिर आप यहाँ अराइवल जो हमारे यहाँ स्टार्ट होती है वो बेसिकली सितंबर एंड अक्टूबर से अराइवल स्टार्ट हो जाता है, तो जिसमें स्टूडेंट्स आने लगते हैं। तो अब नाउ इट डिपेंड्स कि आपको कब अपॉइंटमेंट मिल रहा है, आपका प्रोसेस कितना तेज या कितना स्लो हो रहा है। इस्लामाबाद एम्बेसी का जो मैंने पहले भी बता दिया, इस्लामाबाद एम्बेसी का आपने सबसे पहले पोर्टल पे अप्लाई करना है। आपने अपने लिए अपॉइंटमेंट लेना है। अपॉइंटमेंट आपको अपनी मर्जी का नहीं मिलता, वो लोग आपको किसी भी टाइम बुला सकते हैं कि आपका वीजा इंटरव्यू है। लेकिन ये बात जरूर याद रखो, उसी दिन पे आपका वीजा इंटरव्यू, उसी दिन पे आपका डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपी, सब कुछ DOV सब कुछ उसी दिन पे होता है। फिर आपको पासपोर्ट कलेक्शन के लिए कॉल करते हैं मैक्सिमम 40-45 डेज से। लेकिन आजकल कोरोना का सीन है तो आगे पीछे हो सकता है डेट्स। उसी दिन आपने वीजा फी भी सबमिट करना है। अच्छा जी, इस पार्ट टाइम जॉब अलाउड? यस, एब्सोल्युटली पार्ट टाइम जॉब्स आर अलाउड एंड नोबडी विल स्टॉप यू डूइंग दैट इफ यू हैव गॉट द जॉब। अच्छा जी, इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी की लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी की लिस्ट और रिक्वायरमेंट्स भी मांग रहे हैं। तो सर, वी डोंट नो दैट विच यूनिवर्सिटी डू यू वांट टू गो। सो इट्स सिंपली, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर, कि आप सिंपली गूगल पर जाकर अपना कोर्स ऑफ इंटरेस्ट डालें और उसकी लिस्ट को पता करने की कोशिश करें। देन यू विल हैव 4-5 यूनिवर्सिटीज जो आपको पता चल जाएंगी, जो इटली में आपका फील्ड करवाता होगा। उसी तरह आप उनकी वेबसाइट पर जाकर उनकी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। सारे यूनिवर्सिटीज के नाम, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा, यूनिवर्सिटी ऑफ कसिनो, यूनिवर्सिटी ऑफ नापोली, किसी भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करो,
लेकिन टारगेट करने से पहले आप अपना फील्ड देख लेना कि इसी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में आपका फील्ड है कि नहीं। अभी मैं आपको सारे यूनिवर्सिटीज का बता दूंगा कि ये यूनिवर्सिटीज है, लेकिन सबसे पहले आप फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में अपनी फील्ड सर्च करो, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में अपनी फील्ड सर्च करो, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो में अपनी फील्ड सर्च करो। जिस यूनिवर्सिटी में आपका फील्ड आपको नजर आए, उस यूनिवर्सिटी का डेडलाइन मालूम करके, उसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया मालूम करके, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का पता करके उसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जी, can you tell them about CGPA, that how much CGPA is allowed? या CGPA अगर आपका 2.7 से ज्यादा है तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी को। लेकिन ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जो आपको 3.3 या 3.2 पर भी एडमिशन नहीं देते कि जी GPA कम है मास्टर्स के लिए। और ऐसी भी यूनिवर्सिटीज है, ऐसे भी मेरे दोस्त आए हुए हैं जिनका 2.5 2.4 तक GPA है। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, डिपार्टमेंट पे, फैकल्टी पे और एडमिशन जो कि एडमिशन कमेटी है उन पे डिपेंड करता है। शायद वो आपका अगर GPA कम है तो आपने IELTS जरूर करें ताकि एक अच्छा इंप्रेशन बन जाए कि हाँ इस बंदे ने IELTS भी किया हुआ है, इसका इंग्लिश लेवल भी स्ट्रांग हो गया है। शायद वो आपसे अगर टॉप यूनिवर्सिटी है तो शायद वो आपसे रिजेक्शन से पहले आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर दे कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाए। तो आप इंटरव्यू 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है, जस्ट आपने उनको बताना है कि मेरा रिसर्च या मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट क्यों है। अच्छा जी, ट्रांसफर्स इटली में अवेलेबल हैं फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू अनदर यूनिवर्सिटी? यस, दे आर अवेलेबल, बट इसका शर्त ये है कि अगर आपका एडमिशन यहाँ हुआ है एक यूनिवर्सिटी में और आप यहाँ आते ही ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको जो यूनिवर्सिटी आप जाना चाहते हैं आपको उनकी एडमिशन कमेटी से, उनके इंटरनेशनल ऑफिस से रब्ता करना होगा और देखना होगा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। बट बेसिकली दैट वुड बी ईजियर अगर आप एक यूनिवर्सिटी से जिसमें आपका दाखिला हुआ है वहाँ पे आप अपना एक सेमेस्टर पास करें और देन फिर आगे की तरफ इफ यू वांट टू मूव यू कैन एक्चुअली मूव ऑन। इट्स पॉसिबल टू अप्लाई मोर देन 3 यूनिवर्सिटीज एट द सेम टाइम। यस इट्स पॉसिबल, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को किसी भी टाइम आप अप्लाई कर सकते हो। उनका डेडलाइन मालूम करके 5 यूनिवर्सिटीज को भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई भी बात नहीं होती। अच्छा जी, पीपल आर आस्किंग अबाउट कोरोना सिचुएशन इन इटली एज द वर्ल्ड इज अवेयर कि इटली में बहुत बुरा हाल था एंड यू नो इट वाज इन द न्यूज़ दैट इटली फेस्ड अ लॉट ऑफ केसेस इन कोरोना। तो अभी जो बेसिकली फिलहाल जो इटली का हाल है वो ये है कि हमारे यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट स्मार्ट लॉकडाउन दो कि 6 बजे हमारे यहाँ सब कुछ बंद हो जाता है एंड वी आर आस्क्ड टू स्टे एट होम। बट इट डिपेंड्स, अगर अल्लाह ना करे सिचुएशन खराब होती है तो कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा जिसमें वी हैव टू बी होम, वी कैन ओनली गो आउट फॉर फूड एंड फॉर ग्रोसरी, दैट्स ऑल। कैन आई गेट fully funded PhD scholarship? यस यू कैन, बट सबसे पहले मैंने आपको बता दिया आपने यूनिवर्सिटी टारगेट करना है, आपने अपना रिसर्च एरिया टारगेट करना है, आपने प्रोफेसर को बताना है। अगर प्रोफेसर को आप बता ही नहीं देते, प्रोफेसर के साथ आप कांटेक्ट करना नहीं चाहते तो उसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन कमेटी को आप डायरेक्ट अपना एप्लीकेशन प्रोसेस सेंड करो, अपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स जो के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सेंड करो। उसके बाद एडमिशन कमेटी डिसाइड करेगी कि आपसे इंटरव्यू लेता है, आपसे टेस्ट लेता है या आपको किसी प्रोफेसर के साथ कनेक्ट करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर ले। बिल्कुल। ओके जी, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Where to apply? Is there any portal where we apply for online application? हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, अलग अलग डेडलाइन होता है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कैसीनो यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो इनकी एप्लीकेशन प्रोसेस 1 मंथ बाद शुरू हो जाएगा या 20 डेज बाद शुरू हो जाएगा और फिर 3 मंथ्स 2 मंथ्स इनका एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है। उसके बाद आपको इसके बाद आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है। वो एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिलते ही आपने एम्बेसी से अपने लिए अपॉइंटमेंट लेना है, लेकिन एम्बेसी का एक खास टाइम होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसी में आपने अप्लाई करना है, उसी में आपने अपने लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग करनी है। अच्छा जी, IELTS के जो बैंड है वो आपके 7 बैंड रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन अगेन आपको बताते चले कि IELTS जो है वो एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। IELTS जो है वो वीजा की रिक्वायरमेंट है, विच इज वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि आपको एम्बेसडर वीजा ऑफिसर बेसिकली दे आस्क दिस क्वेश्चन। अच्छा, वीजा डॉक्यूमेंटेशन में एक जरूरी बात, आपने होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग अगर आपने फेल्ड कर दिया तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप वीजा डॉक्यूमेंट्स में आपका इंप्रेशन, वीजा ऑफिसर पे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ सकता है कि इसने ऑलरेडी 20 डेज 25 डेज के लिए अपने लिए बुकिंग कर दिया है। लेकिन बुकिंग करते वक्त एक बात जरूर याद रखना कि ये
आपने वो कैंसलेशन का प्रोसेस आपने फिर करना है। जब आपका वीजा लग जाए तो फिर अगर आपको वीजा नहीं भी लाना करे तो आपने कैंसिल जरूर फिर करना है, और विदाउट फ्री ऑफ कास्ट आप फिर कैंसिल कर सकते हो। ये ऑप्शन जरूर याद रखना, क्योंकि इस बार देयर आर फ्यू पीपल हु हैव फेस्ड रिजेक्शन बिकॉज ऑफ दिस, एंड बेसिकली आपका वीजा ऑफिसर ये कहते हैं अब ये आने लगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज कमिंग देयर वाज नो रिक्वायरमेंट कि आपको पेड अपनी बुकिंग दिखानी थी, बट अब वो कहते हैं कि आपको अपनी पेड बुकिंग दिखानी है। उसका रीज़न उसमें आप बहुत इजीली इन्होंने समझा दिया कि आप booking.com के थ्रू भी कर सकते हैं। आप पूरी अमाउंट पे करें और आप अपने लिए एक रूम बुक कर लें। आई एम श्योर दैट इट्स अ बिग अमाउंट टू पे, बट यू कैन ऑलवेज कैंसिल इट। अगर आपका वीज़ा लग भी जाए और आपको वो अकोमोडेशन नहीं यूज़ करना उतने दिन के लिए, यू कैन इजीली कैंसिल एंड यू विल गेट योर अमाउंट बैक विदाउट एनी प्रॉब्लम। अच्छा, एक बंदा बैंक स्टेटमेंट का पूछ रहा है कि ये मैं स्किप कर सकता हूँ या नहीं। तो बैंक स्टेटमेंट आपने जरूर शो करना है। आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग दिखाना है कि हाँ मैं अपना एक्सपेंसेस वहां पर ओके हूँ, मैं एक्सपेंसेस के साथ मेरा फैमिली बैकग्राउंड ओके है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस सही है, तो मैं वहां पे जिंदगी आराम से गुजार सकता हूँ। मैं जॉब्स के लिए नहीं भागूंगा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में अपना एजुकेशन कंप्लीट करूंगा। सो बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, bank statement is of course very important and people do ask this question कि उनसे इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या आप अपने मुल्क वापस आ जाएंगे या आप वहीं रुक जाएंगे। तो यूजुअली उनसे ये दे बेसिकली वांट टू चेक यू कि आपने वहीं रुक जाना है, आपने पढ़ाई करनी है या नहीं करनी। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस को आपने वीज़ा ऑफिसर को बहुत अच्छे से उनको सेटिस्फाई करना है। आप उस वक्त जो बेहतर समझते हैं, जो आपकी सिचुएशन है, आप उनसे वो डिस्कस करें, लेकिन बेहतर ये है कि आप उनसे सच कहें और ठीक कहें, बिकॉज इफ ही सेटिस्फाइड विद यू they'll let you in. Yeah, how much bands required for admission? तो अगर आपने 6+ बैंड ले लिए तो आपको एडमिशन आसानी से मिल सकता है, और इसके साथ साथ आपको वीजा ऑफिसर भी सेटिस्फाई हो सकता है आपके इंग्लिश से, आपके कन्वर्सेशन से, आपके स्पीकिंग से। तो आपको आसानी से वीजा भी मिल सकता है। Okay, so we are quite done. फ्लाइट बुकिंग का थोड़ा बहुत गाइड कर दो। एक्चुअली फ्लाइट बुकिंग ये है कि आप डमी उनको बुकिंग दिखा सकते हैं, और डमी ही बुकिंग दिखानी होती है, बिकॉज ऑफ कोर्स यू कैन नॉट पे फॉर द होल मनी एंड देन शो देम। सो आप किसी भी एजेंट से या खुद से भी कंप्यूटर में वेबसाइट के थ्रू आप अपनी डमी बुकिंग दिखा सकते हैं उनको, एंड यू विल गेट द होल टिकट काइंड ऑफ अ थिंग, जो आप अपने वीज़ा में सबमिट करा सकते हैं, क्योंकि आपकी वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में वो ज़रूरी होता है। अच्छा जी, इंश्योरेंस की भी लोग पूछते हैं कि इंश्योरेंस हमने क्या करना है, किस तरह करना है। तो इंश्योरेंस बेसिकली आपको शेंजन जोन का मिलता है, जो आपको कोई भी एजेंट, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देती है, विच इज़ इट्स बिटवीन 10,000 to 13,000, एंड इसमें आपका 1 ईयर होता है इंश्योरेंस, और जब आप यहाँ आ जाते हैं तो आफ्टर 1 ईयर वो आपका रिन्यू होता जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक बंदा पूछ रहा है, जस्ट आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है और आपने डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्म में सबमिट करना है, और आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनको बाय पोस्ट सेंड नहीं करना। जो आपके मिसिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने रिकमेंडेशन लेटर या आपने IELTS मिसिंग है, या आपका इस तरह का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मिसिंग है, या आपकी कोई डिग्री मिसिंग है, तो एडमिशन कमेटी आपको इन्फॉर्म कर सकती है थ्रू ईमेल। सो कोई मसला नहीं है। और गैप का तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि गैप आपने कैसे कवर करना है। तो गैप आपने जो आपने लास्ट ईयर जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका इंटर्नशिप है, जहाँ पे आपने जॉब किया हुआ है, उस वाले सारे सर्टिफिकेट से आप आप गैप कवर कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी के साथ साथ पीपल आर आस्किंग कि देयर इज वन क्वेश्चन कि अच्छा बैंक अकाउंट का क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, बैंक अकाउंट ये है कि देयर आर इन इटली, ये डिपेंड करता है आप कहाँ रह रहे हैं, कौन से बैंक को कांटेक्ट करें। तो देयर वर फ्यू बैंक्स जो आते ही आपका अकाउंट खोलने के लिए रेडी थे ऑन योर लॉन्ग टर्म वीजा बेस पे, लेकिन अब कुछ बैंक्स यहाँ पे उन्होंने अपनी कंडीशन को चेंज कर दिया है, और वो स्टूडेंट्स को जिनके पास यहाँ का रेजिडेंस कार्ड नहीं होता, वो उनके बैंक अकाउंट नहीं ओपन करते until they don't have the card. So when you come here you have to take care of your money, और अगर आपका यहाँ कोई ट्रस्टवर्दी दोस्त है, बहुत ट्रस्टवर्दी, आप उनके पास अपने पैसे रखवा सकते हैं अकाउंट में, अदरवाइज कीप इट टू योरसेल्फ एंड यू कैन यूज डिफरेंट एप्स। इफ यू वांट मनी फ्रॉम पाकिस्तान देन यू कैन आस्क देम कि आपको वो ट्रांसफर बाय जरिया या यू कैन यूज ऑल दीज। अभी जिसको एडमिशन मिल गया है और आजकल वो वीजा का इंतजार कर रहा है, जिनका इंटरव्यू भी हो चुका है, उनको मैं एक सजेशन लास्ट में भी देना चाहता हूँ कि आप अपने क्लासेस जो आपके अभी हो रहे हैं, आप अपने क्लासेस ऑनलाइन जारी रखो। आपका अभी आगे
एग्जाम्स आएगा तो आपको आसानी होगा। ऐसे नहीं आपको जनवरी तक वीजा मिल के आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपका डायरेक्ट एग्जाम होता है, रिलैक्सेशन उसमें फिर कोई नहीं होता। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने क्लासेस ऑनलाइन जारी रखे और जब आप एम्बेसडर के सामने जाओगे तो एम्बेसडर को भी आप सेटिस्फाई कर सकते हो इससे कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी ले रहा हूँ, ये सब्जेक्ट के ये क्लास में ले रहा हूँ इस प्रोफेसर के साथ, इस यूनिवर्सिटी में, इस डिपार्टमेंट में, तो वो ये भी एक गुड इंप्रेशन है। आपको वीजा भी इससे आसानी से लग सकता है। टोटल एक्सपेंसेस रफ एस्टिमेट एक बंदा बता रहा है, ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से कैसे अटेस्टेशन करना है, कौन से बोर्ड से कहाँ तक करना है, और वीजा डॉक्यूमेंटेशन में फिर इंश्योरेंस आपने कहाँ से लेना है, इसके साथ टिकट कहाँ से लेना है, इसके साथ साथ होटल बुकिंग करना है, और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी फी आपने देखना है, यूनिवर्सिटी फी कितनी है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी कितनी है, ये सारा कुल मिला के ये अपना एक्सपेंस आप खुद डिसाइड कर सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए, कौन सी सिटी के लिए, ये सब आप पे खुद डिपेंड करता है। लेकिन आई एम श्योर it's between 50,000 as I have done my process on my own without any consultant and he has also done that, so it's under 50,000, not more than that, but now the prices have been changed क्योंकि अब जाहिर है वीज़ा फीस अगर बढ़ गई है तो वो डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है। अगर आप अपनी अटेस्टेशन जल्दी वाली करवा रहे हैं तो उनके अलग चार्जेस हैं, लेट करवा रहे हैं तो उनकी अलग चार्जेस हैं, so it's completely depend on your process. Or sorry sir, if you're asking about here expenses, we have already mentioned that is 350 to 400 euro per month. तो आपने सिंपल, आपका जब एडमिशन हो जाता है तो सबसे पहले मैं स्टेप्स एक बार रिपीट कर देता हूँ, बस फिर ओवर कर देते हैं। स्टेप्स पहले यही है, आपने यूनिवर्सिटी टारगेट करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका फील्ड अवेलेबल है। उसके बाद आप उसी यूनिवर्सिटी का डेडलाइन मालूम करें कि उसी यूनिवर्सिटी का अभी एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन भी है या नहीं। उसी यूनिवर्सिटी को आप अपने जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सेंड करके एडमिशन कमेटी डिसाइड करेगी कि वो आपको एडमिशन दे देता है या आपका टेस्ट होगा या आपका ऑनलाइन इंटरव्यू 1-to-1 होगा। इंटरव्यू में भी और टेस्ट में भी कुछ खास नहीं होता, आपका प्रीवियस बैकग्राउंड चेक कर देता है कि आपके पास इसी कोर्स में कितना नॉलेज है। तो यही चीज है। इसके बाद आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है। एडमिशन लेटर के बाद आपने वीजा अपॉइंटमेंट लेना है। वीजा अपॉइंटमेंट लेके आपने, आई एम सॉरी बट वीजा अपॉइंटमेंट इज फॉर इस्लामाबाद एंड अगर आप कराची से हैं तो आपका डीओवी अप्लाई होगा और डीओवी के लिए और आई थिंक वीजा के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट होना ज़रूरी हैं उनके अपने अपने इदारों से, जो IBCC है, जो HSC है, ये सारे इदारों से आपका डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होना ज़रूरी है। उसके बाद आप इस्लामाबाद से हैं तो आप वीज़ा डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड इफ़ यू आर फ्रॉम कराची तो आप पहले DOV अप्लाई करेंगे। आपका जब DOV रिसीव हो जाएगा फिर आप डॉक्यूमेंट्स अपने वीज़ा अप्लाई करेंगे। लेकिन हियर इज़ द थिंग कि कुछ लोग, और अब ये हो गया एम्बेसी की तरफ से कि अगर आपको आपका DOV रिसीव नहीं भी हुआ है तो भी यू कैन अप्लाई, बट DOV एंड योर वीज़ा अलग अलग अप्लाई होगा एंड उसके बाद फिर योर थिंग्स विल कम। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज राइट अस डाउन एंड again and again people are asking about scholarship. Yes, scholarship are available in all the fields, in bachelor's, in master's, in PhD, हर चीज़ में scholarship available है, पर डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स के लिए आ रहे हैं और आप किस यूनिवर्सिटी, किस रीजन के उस पर आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने रीजन को एक ज़रा सॉर्ट आउट कर लें और उसके बाद यू कैन सर्च मोर एंड आस्क क्लियर क्वेश्चन। या स्टडी आफ्टर FSC, अगर अभी आपका FSC कंप्लीट हो गया 60+ % से, तो आप अपना फील्ड टारगेट करें कि मैंने इंजीनियरिंग में जाना है, मैंने कौन सी इंजीनियरिंग में जाना है, या मैंने बिजनेस फील्ड में जाना है, मैंने मेडिकल फील्ड में जाना है। अगर आपने मेडिकल किया हो, प्रीवियस बैकग्राउंड आपका मेडिकल हो, तो आप यूनिवर्सिटी टारगेट करके उसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करो, आपको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। जो कि मैंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट शुरू में भी बताया था, मिड में भी बताया था, आप वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। Yes, you can ask the question, sir. I have the question someone is asking. Okay, and in the end, again, we are very thankful to Sir Waqar Beg who have allowed us to come here and guide you all. We are always there. अगर आपको किसी help की ज़रूरत है, you can always write it down, and there are many groups available on Facebook जो इटली के हवाले से हैं। उसके साथ साथ PSA की हम members हैं, तो अगर आप इटली आ रहे हैं, रोम आ रहे हैं, तो you can always join them and it will be helpful for you. आपके अकोमोडेशन का मसला हो, आपके स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स का मसला हो, या आपके एम्बेसी में कोई डॉक्यूमेंट्स में मसला हो, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपने ट्रांसलेट, अटेस्टेशन, ये सब कुछ हैंडल आसानी से हो सकते हैं अगर आप एक भी सीनियर के साथ
रब्ता कर ले। यहाँ पे ऑलरेडी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, तो आप सीनियर्स के साथ जरूर रब्ता करें। सीनियर आपको गाइड करेंगे कि कहाँ पर आपने अप्लाई कैसे करना है। स्कॉलरशिप्स नेम का एक बंदा पूछ रहा है, तो यहाँ पर DSU स्कॉलरशिप भी है, लाजियो स्कॉलरशिप भी है, इसके साथ साथ एडिशो स्कॉलरशिप भी है, इसके साथ साथ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। स्कॉलरशिप के किस्म बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने सबसे पहले ये सर्च करना है कि आपकी फील्ड कौन सी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आपका जो भी कमेंट्स, आपका जो भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को रिप्लाई दे दूं। और अगर नेक्स्ट सेशन का फिर इरादा बन गया, क्योंकि अगर क्वेश्चन इस तरह आ गए तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक या हम 20 डेज बाद हम फिर आ सकते हैं इंशाल्लाह। Yes, we'll definitely Thank you do so that. much Thank for you the so watching. much. Take care of yourself. Assalamu alaikum. Bye bye.